हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस MEQ वर्क पावर एनर्जी, जिसमें कि हम लोग आज वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड कुछ अच्छे सवाल करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं और हो क्या सकते हैं, रहेंगे ही, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, मेंस के भी, कुछ एडवांस के भी। बेसिकली मोटो ये रहने वाला है कि सर अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए। इस चैप्टर में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए और कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी क्लैरिटी हम लोगों को मिल जाए प्रैक्टिस के द्वारा, प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। तो यूट्यूब पे लाइव आपका आज नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो ये हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपको दे रहा हूं और काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो पहला सवाल एडवांस का है, 2019 में ये पूछा गया सवाल है। क्या बोला जा रहा है इसमें? पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग ए पाथ ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एंड एफ ए एज शोन इन द फिगर। तो एक पार्टिकल है ना, वो किस पाथ पे मूव कर रहा है ये हमको दे रखा है। ये पाथ है इसका। आइए इस पाथ को पहले तो हम लोग नोट कर लेते हैं। ये है हमारा पार्टिकल का पाथ, ठीक। ये पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है। एरो का डायरेक्शन आप देखते चलिए साथ में, इस तरह से एरो दिखाया हुआ है आपका। तो और क्या बोला जा रहा है हमसे? और बोला जा रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ए फोर्स अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप। तो एक फोर्स दे रखी है हमको, अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप, और जहां पे अल्फा का वैल्यू -1 है। तो ये अल्फा है हमारा बेटा, ए नहीं है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, ये अल्फा है। तो बेसिकली किस फोर्स के प्रेजेंस में ये पार्टिकल मूव कर रहा है ये हमको दे रखा है। अल्फा की वैल्यू -1 है, तो माइनस वाई आई कैप -2 अल्फा एक्स जे कैप, ये है फोर्स, जो फोर्स इस पार्टिकल पे बेटा लग रहा है। तो हमसे पूछ रहा है वर्क डन ऑन दिस पार्टिकल। तो देखो इस पूरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं, वर्क पावर एनर्जी की पूरे चैप्टर की बात करूं, तो 3-4 टॉपिक्स है मोटा मोटी, जिसके जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एक तो डायरेक्टली वर्क डन निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और उन्हीं सारे क्वेश्चंस को, जो सारे क्वेश्चंस आप वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से कीजिएगा, वही सारे क्वेश्चंस आप लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये बोल लूं कि भैया जो दूसरा टॉपिक होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क पावर एनर्जी लगा करके आप उसको कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है एनर्जी कंजर्वेशन वाला, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम वाला, ठीक है। तो इससे सबसे ज्यादा अगर आप पूरे जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के मेंस में, एडवांस में, अगर उन सबको अगर आप देखते हैं, है ना, तो ये वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड कंस्टिट्यूट 60% ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो ये इस चैप्टर का सार है एक तरह से, मोटा मोटी ये बोल लीजिए। तीसरा आपको आप बोल सकते हैं पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को आता है, ठीक है। बेसिकली यही 4 टॉपिक्स है जिनसे ये क्वेश्चन देखने को मिलता है यहां से, ठीक है, इस चैप्टर से। तो ये वाला हमारा सीधा सीधा वर्क डन निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, कि वर्क डन कैसे आप निकालते हैं सर, ठीक है। तो फोर्स ये दे रखा है, पाथ दे रखा है, और इस पूरे पाथ में ओवरऑल वर्क डन इस फोर्स के द्वारा कितनी की गई है ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं, है ना। यहां से यहां तक को पहला पाथ बोल देते, टुकड़ों में निकाल लेते हैं। ये दूसरा, ये तीसरा, ये वाला चौथा, ये वाला पांचवा, और ये वाला छठा पाथ। तो सब सब पाथ में या सब पार्ट में, सारे के सारे पार्ट में कितना वर्क डन हो रहा है, एक एक करके इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले पार्ट का वर्क डन की बात कीजिए। वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस। तो पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, तो जो फोर्स वाई एक्सिस के लॉन्ग होगी, मान लो कोई फोर्स है वाई एक्सिस के लॉन्ग, इसकी वजह से वर्क डन होगा क्या सर? नहीं होगा, है ना। इसकी वजह से नहीं होगा। तो हमें यहां पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना है जो यहां पे वर्क डन करेगा? चूंकि पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो हमें फोर्स का एक्स कंपोनेंट लेना है, वही वर्क डन कर सकता है सर, है ना। चलिए, तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट कौन सा हुआ यहां पे? देखिए, ये हुआ एक्स कंपोनेंट, मतलब -y। अच्छा, इस पूरे पाथ में y कोऑर्डिनेट कितना है? तो y कोऑर्डिनेट बेटा 1 दे रखा है। तो यहां पे फोर्स है -1 आई कैप, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस में है, कितना है? -1 या माइनस आई कैप, माइनस आप पहले ही लिख लिए हैं। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 से 1 तक इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इंटू +1, ठीक। इस वाले पार्ट में वर्क डन आया 1। दूसरे वाले पार्ट में देखते हैं, जब यहां से यहां गया तो इसमें अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही होगी तो क्या ये वर्क डन करेगा? नहीं, ये तो परपेंडिकुलर फोर्स हो जाएगा। तो सर इसकी वजह से तो वर्क डन होने से रहा, ठीक, अच्छी बात है।
तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स है वही इस पे वर्क डन कर सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव जिस भी तरह का हो। ठीक। अच्छा, इस फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या है? फोर्स का -2 अल्फा एक्स। ठीक है, अल्फा का वैल्यू तो हम लोगों ने लिखा ही था, -1। अल्फा यहां पे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, -2x लिख लीजिए इसको डायरेक्टली। -2x जे कैप। है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग यहां पे कौन सा फोर्स है? -2x है। तो भैया इसमें देखो एक्स कोऑर्डिनेट हर जगह पे 1 है, तो ये -2 जे कैप हो गया, फोर्स नीचे की तरफ है 2 यूनिट का, तो -2 आपका आ गया फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो माइनस में लिख लो। कितना डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक का? आधा से 1, यानी कि आधा यूनिट का डिस्प्लेसमेंट है निगेटिव वाई में, तो -1/2 कर लो। ठीक। ओके, तो ये आ गया क्या? माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 से 2 कट गया, 1 यूनिट आ गया। सिमिलरली सारे पार्ट में अब निकालते चले जाओ। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा? थर्ड वाले की आप बात कीजिए तो यहां पे कौन सा फोर्स वर्क डन कर सकता है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। एक्स एक्सिस में फोर्स है बेटा -y, यहां पे y कोऑर्डिनेट है आपका 0.5, तो -1/2 ये फोर्स हो गया। ठीक। और डिस्प्लेसमेंट ये निगेटिव एक्स में जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा कितना? 1 से 0.5 पे पहुंचा, यानी कि -0.5 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो -1/2 ये कर लो, तो ये 1/4 आ गया। सिमिलरली चौथे पार्ट में वर्क डन कितना होगा? चौथे वाले पार्ट में चूंकि डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो फोर्स का वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट देखो -2x। ठीक। तो भैया यहां पे x कोऑर्डिनेट कितना है? 0.5, यानी कि 1/2, तो -2 इंटू 0.5 यानी कि -1 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, निगेटिव वाई में है डिस्प्लेसमेंट कितना? 0.5, तो -1/2 बोल लो, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इधर आ गया। पांचवें पार्ट में वर्क डन कितना होगा सर? यहां से यहां तक में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? एक्स वाला, वही वर्क डन करेगा, तो -y। अच्छा, इसमें y कोऑर्डिनेट कितना है? जब यहां से यहां जा रहा है 0, तो वर्क डन इसमें हो जाएगा 0। छठे पार्ट में कितना वर्क डन होगा सर? यहां से यहां, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? डिस्प्लेसमेंट चूंकि y में है, तो फोर्स का y कंपोनेंट हम लोग लेंगे। ठीक है, तो फोर्स का y कंपोनेंट क्या है? -2x है। और इस पूरे पाथ में x कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है, तो यानी कि फोर्स 0 है, तो वर्क डन भी 0 हो गया। ठीक। अब इन सबको जोड़ दिया जाए और टोटल वर्क डन हम लोगों को निकल आएगा। अगर मैं इन सबको अब जोड़ देता हूं, है ना, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? एक सेकंड, यहां पे ये तो -1 है, तो -1 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, इससे ये कटेगा। और ये दोनों आप जोड़ दीजिए, 1/4 प्लस 1/2 यानी कि 0.25 और 0.5 यानी कि 0.75 जूल। यही हमारी आंसर हो जाए। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A person pushes a box on a rough horizontal platform surface. He applies a force of 200 Newton over a distance of 15 meter. Thereafter, he gets progressively tired, and his applied force reduces linearly with distance to 100 Newton. The total distance through which the box has been moved is 30 meter. What is the work done by the person during the total movement of the box? ठीक है, इसमें बोला क्या जा रहा है हमसे? ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझ लिया जाए भाई। एक पर्सन है, किसी बॉक्स को पुश कर रहा है, ठीक है, रफ हॉरिजेंटल सरफेस पे। ठीक। 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है 15 मीटर के डिस्टेंस तक। तो इस पे 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और जिसकी वजह से मान लीजिए ये यहां तक मूव किया। ये डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर का है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि देयर आफ्टर ही गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड। अब बेचारा फोर्स लगाते लगाते थकने लगा है। थकने लगा है तो जाहिर सी बात है अब कम फोर्स लगा पा रहा है। तो बोल रहा है एंड हिज अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद डिस्टेंस टू 100 न्यूटन। और टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉक्स बोल रहा है 30 मीटर का है। तो 15 मीटर तो पहले ही चल चुका है, अब कहां पे जाकर के, कितना आगे जाकर के ये बॉक्स रुकेगा? तो सर टोटल बोल रहा है कि 30 मीटर जा रहा है, मतलब यहां से 15 मीटर और आगे चलेगा ये। तो यहां से यहां तक तो फोर्स कांस्टेंट था 200 का, यहां पे भी फोर्स लग रहा था 200 का, लेकिन यहां के आगे अब बेचारा इंसान थकने लगा है और फोर्स 200 से धीरे 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 कम होने लगा है, और यहां पे बोला जा रहा है कि फोर्स 100 न्यूटन लग रहा है। ठीक, बहुत अच्छी बात। ओके,
तो हमसे बोल रहा है वर्क डन बाय द पर्सन ड्यूरिंग द टोटल मूवमेंट ऑफ द बॉक्स, टोटल मूवमेंट में कितना वर्क डन किया इस पर्सन ने वो हमको बता दीजिए। तो देखो इसमें दो पार्ट है। पहले पार्ट में तो क्या हो रहा है सर, यहां से यहां तक के पार्ट में, पहले पार्ट में क्या हो रहा है भैया, ये कांस्टेंट फोर्स 200 न्यूटन की लग रही है। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में, जो कि यहां पे है, जाहिर सी बात है। तो पहले पार्ट में वर्क डन कितना होगा, 200 इंटू 15, 2000 और 1000, 3000 हो गया, ये इतना जूल हुआ। अब दूसरे पार्ट में बात करते हैं। दूसरे पार्ट में भैया कांस्टेंट फोर्स नहीं है, दूसरे पार्ट में आपके पास वेरिएबल फोर्स है। और चूंकि दूसरे पार्ट में वेरिएबल फोर्स है, चूंकि दूसरे पार्ट में वेरिएबल फोर्स है, तो भैया वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैसे निकलता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। उसके लिए पहले आपको फोर्स का इक्वेशन निकालना पड़ेगा कि फोर्स किस तरह से एक्स के अलॉन्ग वैरी कर रही है, ठीक है। एक तो आप उस तरीके से बना सकते हैं, या ग्राफ के थ्रू भी इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर ग्राफ के थ्रू बनाया जाए तो ज्यादा आसान होगा, बट ठीक है, एक बार हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है तो नॉर्मली एनालिटिकल मेथड से इसको बनाते हैं, ठीक है। भैया देखो फोर्स बोल रहा है कि भैया लीनियरली रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसेस लीनियरली, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लो यहां पे x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूं x इज इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। ये वाला पार्ट तो अपना हो गया है ना, ये वाला पार्ट तो हो गया, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब बस मैं यहां से यहां तक की ही बात करूंगा, ठीक। भैया अगर ये पार्टिकल किसी x डिस्टेंस पे आया यहां से, तो यहां पे कितना फोर्स होगा मुझे ये जानना है, ठीक है। बॉक्स जाहिर सी बात है बीच में कहीं यहां पे मान लीजिए आ गया है, तो यहां पे कितना फोर्स लग रहा होगा x डिस्टेंस पे। तो देखो चेंज कितना का हुआ, x 0 पे 200 था, x 15 मीटर पे 100 हो गया। मतलब 15 मीटर का जब डिस्टेंस ट्रैवल किया तो चेंज आया 100 का, ठीक। x मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो कितना का चेंज आएगा, तो सर 15 मीटर के डिस्टेंस में जो चेंज आया वो 100 का आया। x मीटर में कितना का चेंज आएगा, 100 बाई 15 इंटू एक्स। एक मीटर पे कितना का चेंज आता, 100 बाई 15 का, तो x में कितना का आएगा, 100 बाई 15 इंटू एक्स, ठीक। तो यहां पे फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, पहले 200 था और इतना घट चुका है ना, घट रहा है ना भाई ये, ठीक है। तो इतना घट चुका है, चेंज इतना का आया है, इतना घट चुका है 200 से, तो भैया यहां पे फोर्स होगा कितना, 200 माइनस 100x बाई 15। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन मिल गया हमें एज ए फंक्शन ऑफ x। अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स करके टोटल वर्क डन निकालेंगे सर। आइए इधर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। एफ कितना है, 200 माइनस 100x बाई 15 इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक, 0 से 15 तक इंटीग्रेट करना है इसको। 200 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स हो जाएगा, माइनस 100 बाई 15 एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 से लेकर के 15 तक। अब लिमिट डाल दो, 0 डालोगे तो सब 0 ही हो जाएगा, तो बस 15 डालना है। तो 200 इंटू 15 कितना हो गया, 3000 हो गया, माइनस 100 बाई 15 दूनी 30, डायरेक्टली लिख लो इधर एक्स स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 हो गया। एक ये काट लो, 3 7 21 और 3 5 15, तो 3000 में से 750 घटा दो तो 2250 जूल आ गया सेकंड वाले पार्ट में वर्क डन, ठीक। भैया टोटल वर्क डन दोनों को जोड़ दिया जाए, टोटल वर्क डन के लिए दोनों को जोड़ दिया जाए। पहले वाले केस में वर्क डन कितना आया था सर, पहले वाले पार्ट में 3000 आया था और दूसरे वाले पार्ट में 2250 आया है। 3000 प्लस 2250, 5250 जूल, ये हमारी आंसर हो गई, ठीक। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते थे कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना लेते, है ना, ऐसे भी किया जा सकता था। भाई देखिए हम एक ग्राफ बना लें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। तो पहले 15 मीटर तक तो फोर्स कांस्टेंट थी और उसके बाद धीरे धीरे घटते घटते 100 हो गया है। तो यहां पे फोर्स का वैल्यू क्या है भैया, 200 था इनिशियली, राइट। तो यहां पे फोर्स का वैल्यू 200 कहां तक, x इज इक्वल टू 15 तक, और 15 से यहां तक
15 से 30 तक फोर्स का वैल्यू 100, यहां पे आके फोर्स का वैल्यू 100 हो गया, राइट। तो 0 से 15 तक फोर्स कांस्टेंट रहा और 15 से 30 तक लीनियरली घटता रहा और यहां पे आके 100 हो गया है, ठीक है। अब वर्क डन, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है तो एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ इससे भी मिल सकता है, राइट। वर्क डन अगर आपको निकालना है तो आइए, अब इसके अंदर का एरिया आपको निकालना है। तो एक तो ये एरिया हो गया और दूसरा ये एरिया हो गया, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। भैया दोनों एरिया आप देखिए एक एक करके। ये वाले पार्ट का एरिया कितना है, 200 इंटू 15, 3000 हो गया। और इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, तो ये तो बेटा एक ट्रेपीजियम टाइप का हो गया ना आपका, ये एक ट्रेपीजियम हो गया, राइट। ट्रेपीजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये है 100 और ये है 200, यानी कि 300 हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड और डिस्टेंस बिटवीन देम है 15, ठीक। तो ये 150 में आएगा, 15 15 225, 2250। अब इन दोनों को जोड़िए, 3000 प्लस 2250, तो आपके पास 5250 आ जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्लोज सर्कुलर ट्यूब ऑफ एवरेज रेडियस 15 सेंटीमीटर हुज इनर वॉल्स आर रफ इज केप्ट इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। A block of mass 1 kg just fit inside the tube. The speed of the block is 22 meter per second when it is introduced at the top of the tube. After completing 5 oscillations, the block stops at the bottom region of the tube. The work done by the tube on the block is कितना जूल है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है यहाँ पे। भाई एक क्लोज्ड सर्कुलर ट्यूब है, साइकिल का या बाइक वगैरह का ट्यूब होता है, तो वैसे ट्यूब मान लीजिए, है ना, और वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, ठीक। और एक ब्लॉक है जिसका कि मास 1 किलो दे रखा है और ये बोल रहा है कि भैया इसको 22 मीटर पर सेकंड का स्पीड दिया गया जब ये टॉप पे था। तो जाहिर सी बात है ये ऐसे मूव करेगा। तो 5 बार कंप्लीट ऑसिलेशन किया और फाइनली आकर के इसके बॉटम पे आ गया। आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ऑसिलेशंस द ब्लॉक स्टॉप्स एट द बॉटम रीजन ऑफ द ट्यूब। तो फाइनली ब्लॉक कहां पे आकर के रुक गया है, यहां पे आके रुक। क्यों रुका है भाई साहब, क्यों रुका है? रुका इसलिए है भैया, ट्यूब इस पे फ्रिक्शन वगैरह लग रहा होगा, है ना, दोनों साइड, दोनों दीवार, जो ट्यूब है ट्यूब के दोनों दीवारों से सटे सटे मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन वगैरह लग रहा होगा, ट्यूब इस पे वर्क डन कर रहा होगा, है ना, जिसकी वजह से इसकी स्पीड वगैरह कम हुई होगी, है ना, और फाइनली आके एनर्जी लॉस हुआ होगा वहां और फाइनली आके कहीं रुका होगा, ठीक। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय द ट्यूब, ट्यूब कितना वर्क डन कर रहा है, ठीक है। भाई देखिए वर्क डन बाय द ट्यूब अगर निकालना है, अगर आप इसको डायरेक्टली सोचिएगा वर्क डन बाय द ट्यूब, तो वर्क डन आप बोलिएगा एफ डॉट एस। दिक्कत यह है कि ट्यूब कितना फोर्स लगा रहा है यही नहीं पता है आपको, ना ही सवाल में दे रखा है। तो नॉर्मल तरीके से तो सीधे सीधे तो नहीं जा सकते हैं, ठीक, क्योंकि फोर्स ही नहीं पता है ट्यूब कितना फोर्स लगा रहा है। तो अब इसको दूसरे तरीके से घुमा के जाते हैं, ठीक है। चलिए ट्यूब के द्वारा लगने वाला फोर्स हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, बाकी और फोर्सेस के बारे में तो पता है ना सर, बाकी और क्या क्या फोर्सेस पे लग रहा होगा। तो आप बोलिएगा सर एक तो mg लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पे लग ही रहा होगा, जाहिर सी बात है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन वगैरह लग रहा होगा, है ना, दीवार के कांटेक्ट में तो नॉर्मल रिएक्शन वगैरह लग रहा होगा, ठीक है, ओके। और कोई फोर्स लग रहा होगा, और ट्यूब जो फोर्स लगा रहा है फ्रिक्शन वगैरह, ठीक है, वो सारी चीजें लग रही होंगी, ठीक है। चलो इनफैक्ट यहां पे वर्क डन बाय द ट्यूब अगर बोल रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों ट्यूब ही लगा रहा है आपको, ठीक। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों ट्यूब ही लगा रहा है, ठीक है। तो आप इसको वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। ऑल द फोर्स में कौन कौन सा फोर्स आएगा, वर्क डन बाय mg आएगा और ट्यूब आएगा वर्क डन बाय ट्यूब, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसी वर्क डन बाय ट्यूब में नॉर्मल रिएक्शन भी आ जाएगा, फ्रिक्शन भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, क्योंकि ट्यूब ही दोनों फोर्स आपको लगा रहा है, ठीक। तो हमें वर्क डन बाय ट्यूब निकालना है, तो अगर ये दोनों हम लिख दें तो हमारा काम हो जाएगा, फोर्स पता रहे नहीं पता रहे उससे कोई फर्क अपने को पड़ता नहीं है यार, ठीक। तो वर्क डन बाय ट्यूब निकालते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना भाई साहब, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली तो रुक गया है ये, ठीक है, फाइनली तो यहाँ पे आकर के रुक गया है, स्टॉप हो गया है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस
वर्क डन बाई mg इधर आ जाएगा। वर्क डन बाई mg क्या होगा भैया, mg हमेशा, चाहे ये यहां पे रहे, यहां पे रहे, यहां पे रहे, ठीक है, mg तो हमेशा नीचे की ही तरफ है। भैया नीचे के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका 15 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका एवरेज रेडियस जो है वो दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है भैया, 15 सेंटीमीटर, नहीं एक सेकंड, नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है 30 सेंटीमीटर, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, है ना, एवरेज रेडियस मतलब इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक का एवरेज रेडियस है 15, तो डायमीटर है 30, तो यहां से अगर यहां आया तो 30 सेंटीमीटर नीचे आया है, सर mgh बोला जा सकता है इसको, ठीक। अब यहां पे सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मास कितना है इसका, 1 किलो है, स्पीड है 22, माइनस हाफ इंटू 1 इंटू 22 का स्क्वायर 484 हो गया, और माइनस 1 इंटू जी की वैल्यू 10, और हाइट है अपना 30 सेंटीमीटर, 484 बाई 2 तो माइनस 242, माइनस से 20 से 20 कट गया, -3, ये आ गया -245 जूल। तो देखिए वर्क डन ट्यूब के द्वारा निगेटिव आया है, होना भी चाहिए, तभी तो रुकेगा भाई साहब, ठीक। तो खैर आपका आंसर क्या हो जाएगा, -245, दिस विल बी आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, as shown in the figure, a particle of mass 10 kg is placed at point A. When the particle is slightly displaced to its right, it starts moving and reaches the point B. ठीक है भाई, पार्टिकल है 10 किलो का मास है, पॉइंट ए पे रखा हुआ है, थोड़ा सा अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सर ये पार्टिकल यहां पे नीचे आएगा और पॉइंट बी पे पहुंच रहा है, कहीं पे बोल रहा है, ठीक। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट बी इज x मीटर पर सेकंड, द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर। पॉइंट बी पे जो स्पीड है वो क्या है, x बोल रहा है, ठीक है, और इसी x की वैल्यू सर हम लोगों को फाइंड करनी है, ठीक। भैया यहां पे इस पूरे पाथ में, इस पूरे जर्नी में जब ये यहां से यहां जा रहा है, क्या किसी तरह का कोई नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स है क्या, फ्रिक्शन वगैरह के बारे में कोई चर्चा है, नहीं है, ठीक है। अब हमारी मर्जी है, अब हम इसको चाहे वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से बना लें, चाहे एनर्जी कंजर्वेशन से बना लें, दोनों ही तरीका वैलिड होगा यहाँ पे। इनफैक्ट हर वो क्वेश्चन जो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से बनाया जा सकता है उसको एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, अगर आपको सही तरीके से इक्वेशन लगाना आता है तो, ठीक है। तो खैर यहां पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं। कौन कौन सी एनर्जी होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए, that will be equal to kinetic energy at B plus gravitational potential energy at B, ठीक। A पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 था, B पे काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है, राइट। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लेना पड़ता है, तो किसी को भी आप कहीं पे भी आप 0 मान सकते हैं। तो मान लीजिए हम, ये हमारा रेफरेंस है, यहाँ पे पॉइंट B पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान रहे हैं, तो ये वाला टर्म हमारा बेटा 0 हो गया। और अगर ये 0 है तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh, यहां से हाइट का डिफरेंस कितना है, ये टोटल 10 था, ये 5 था, तो ये हाइट आपकी 5 है, ठीक। ये हाइट कितना है, 5 है। ए पे पोटेंशियल एनर्जी mgh और बी पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², वेलोसिटी आ गया √2gh। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, जी की वैल्यू 10 और हाइट है 5, तो √100 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, ये हमारी आंसर आ जाएगी, 10 विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक। सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन का प्रॉब्लम था। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखा जाए। मैं क्या बोल रहा है, स्प्रिंग गन हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। और ए स्मॉल बॉल बी ऑफ मास 100 ग्राम, ठीक है, इज पुट इन इट्स बैरल एज शोन। तुमसे बोल रहा है एक गन है, ठीक है, स्प्रिंग गन है, तो हमने क्या किया कि एक बॉल जिसका कि मास है 100 ग्राम को, उसमें जो है हमने स्प्रिंग के लॉन्ग कॉम्प्रेस कर दिया है 0.05 मीटर से। गन ऐसे ही काम भी करता है, ठीक है। तो जब आप गन को लोड करते हैं तो बेसिकली बुलेट क्या होता है, बुलेट स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करता है, ठीक है, और उसमें अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है। जैसे आप फायर करते हैं तो वो रिलीज होता है तो वही पोटेंशियल एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, ठीक।
हमसे क्या बोल रहा है कि भाई आगे बोल रहा है कि देयर शुड बी ए बॉक्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी ऑन द ग्राउंड सो दैट द बुलेट फॉल्स इन इट। अब जैसे ही आप इसको, आपने क्या किया, बॉल से इस स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर दिया 0.05 मीटर से, ठीक है, और रोके हुए हैं। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो बॉल आपको बाहर निकलेगा, और बॉल जब बाहर निकलेगा तो यहां पे बाहर निकलने के बाद मान लीजिए बॉल की कुछ वेलोसिटी आती है, तो उसके बाद ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल पाथ पे मूव करेगा। ठीक, तो हमसे बोल रहा है इफ द बॉल लीव्स द गन हॉरिजेंटली एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर के हाइट से, तो देयर शुड बी ए बॉक्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी ऑन द ग्राउंड सो दैट द बॉल फॉल्स ऑन इट। भैया किसी डिस्टेंस डी पे हम एक बॉक्स प्लेस कर दें ताकि ये जो बॉल है ये इस बॉक्स के अंदर गिरे। तो इस बॉक्स को हमको कितना डिस्टेंस डी पे रखना चाहिए, ये हमसे बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक, सबसे पहले तो ये बताओ कि किस वेलोसिटी से ये बॉल इस गन से रिलीज होगा। अगर वो वेलोसिटी मिल जाती है तो उसके बाद तो सर ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है कि किस वेलोसिटी से ये बॉल रिलीज होगा। इनिशियली क्या है, बॉल स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया हुआ है, स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा। खैर, क्या कुछ फ्रिक्शन वगैरह का भी जिक्र है यहां पे? कोई भी डेसिपेटिव फोर्स, नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स का जिक्र है क्या यहां पे? नहीं है सर। ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात। इसका मतलब कि टोटल एनर्जी मैं कंजर्व कर सकता हूं। तो टोटल एनर्जी में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी यहां पे और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी। आप ये चीज सोच सकते हैं कि सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं होगा? बॉल में तो भैया चूंकि एच हाइट पे है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। मैं बोलूंगा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम किन दो पॉइंट्स के बीच एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। एक, जब ये बॉल कहीं यहां पे था, जब ये बॉल कहीं यहां पे था, स्प्रिंग पूरा कॉम्प्रेस्ड था। ठीक, ये है हमारा इनिशियल पॉइंट। ठीक है, बॉल स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया हुआ था 0.05 मीटर से। ठीक है, और जैसे ही हमने इसको रिलीज किया, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आया और बॉल वी वेलोसिटी के साथ जाने लगा। तो ये है हमारा फाइनल पॉइंट। तो ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो आप चाहें तो यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड कर सकते हैं दोनों जगह, बट चूंकि एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भाई साहब, इनिशियल तो ये रेस्ट में है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है कितना से, 0.05 मीटर से, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। और फाइनली स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ चुका है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv। या ये कटा और v की वैल्यू यहां से आ गई √k/m इंटू एक्स। अब इस पे अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं, k का वैल्यू कितना दे रखा है भैया, 100, और मास दे रखा है बॉल का 100 ग्राम। 100 ग्राम मतलब 100/1000 किलोग्राम SI यूनिट में। और x डिस्टेंस कितना दे रखा है भाई साहब, 0.05 मीटर। 0.05 यानी कि 5/100। इससे ये कटा और इसको मैं 10√10 लिख सकता हूं इंटू 5/100। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, √10 से √10 टाइम्स कटेगा तो ये 5/√10 आ गया। किस वेलोसिटी से ये बॉल निकला है, किस वेलोसिटी से ये बॉल निकला है यहां से इस गन से, तो वो आ गया 5/√10। अब तो ये इसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है कि बॉल कहां पे जाकर के गिरेगा, उतना ही दूरी पे आपको अपना बकेट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब प्रोजेक्टाइल में आ जाइए भैया। ये डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को अगर एनालाइज करना है तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस में यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। ठीक, तो वेलोसिटी तो निकाल लिया, टाइम नहीं पता है कितना कितना देर लगा इसको यहां से यहां गिरने में। अब वो टाइम हम लोग वाई एक्सिस से निकाल सकते हैं। वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट पता है, अगर यहां से यहां जाना है तो वाई के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट चाहिए बेटा, 2 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी वाई में 0 है, यहां से हॉरिजॉन्टली निकल रहा है। ठीक, और टाइम अपने को चाहिए। ठीक है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा लेते हैं वाई एक्सिस में। इनिशियल वेलोसिटी y में 0 था, डिस्प्लेसमेंट है 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 दूनी 4/10, तो t की वैल्यू आ गई 2/√10। इतना सेकंड लगा इसको गिरने में। अगर इतना सेकंड इसको गिरने में लगा है
तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखिएगा तो, है ना। तो यही डी मुझे चाहिए। तो वेलोसिटी तो निकल चुका है 5/√10 इंटू टाइम है 2/√10, 5 दूनी 10, √10 इंटू √10 10 हो गया, तो यानी कि ये 1 मीटर आ गया। यही हमारा क्या आ गया सर, आंसर आ गया। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 वुड बी आवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखा जाए। A wedge of mass 4m lies on a frictionless plane। ठीक है, एक वेज है जिसका मास दे रखा है 4m और बोल रहा है कि ये फ्रिक्शनलेस प्लेन पे लाई कर रहा है, और a particle of mass m approaches the wedge with a speed v, there is no friction between the particle and the plane or between the particle and the wedge। कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। आइए डायग्राम समझते हैं पहले। एक वेज है मान लीजिए मेरे पास, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक, इसका मास दे रखा है कैपिटल एम, जो कि 4 स्मॉल एम के बराबर है। ठीक है, एक पार्टिकल है स्मॉल एम मास का, अप्रोचेस द वेज विद स्पीड वी। एक और पार्टिकल है भाई साहब स्मॉल एम मास का, ये v स्पीड के साथ इस वेज को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, ये वेज जो है ये मूवेबल है, ऐसे भी इसका मास इस पार्टिकल से सिर्फ 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स स्मॉल एम है, मूवेबल है। ठीक, अब होगा क्या कि ये पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ आएगा, ठीक है, और उसके बाद ये इसके ऊपर चढ़ने लगेगा। ठीक है, अब जब ये इसके ऊपर चढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा इस वेज पे, तो उसका एक कंपोनेंट होगा एक्स में, जिसकी वजह से ये वेज भी मूव करेगा। तो इनफैक्ट क्या हो रहा है यहां पे, अगर आप ध्यान से समझिए, तो ये पार्टिकल जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया उसके बाद ये दोनों साथ साथ मूव भी करता रहेगा। ठीक, तुमसे बोल रहा है कि द मैक्सिमम हाइट क्लाइम्ड बाय द पार्टिकल ऑन द वेज। अरे मेरे मुंडी से छुप जाता है यार कभी कभी, मैक्सिमम तो झुक के ही रहना पड़ेगा। द मैक्सिमम हाइट क्लाइम्ड बाय द पार्टिकल ऑन द वेज इज गिवन बाय, तो कितना मैक्सिमम हाइट तक ये पार्टिकल इसके ऊपर चढ़ पाएगा ये हमको जानना है। ठीक है, चलिए आइए, कितना मैक्सिमम हाइट तक ये उस पर चढ़ पाएगा ये हमको जानना है। तो पहले तो ये देखो भाई, जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आया और चढ़ना स्टार्ट किया, दोनों साथ साथ मूव करने लगा, तो किस वेलोसिटी से मूव करेगा उसको जरा सा समझना है, उसको जरा सा हम लोगों को देखना है कैसे निकलेगा। अब देखो, जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक, ये इस पे फोर्स लगाएगा, कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। सिमिलरली कैपिटल एम स्मॉल एम पे फोर्स लगाएगा। बट अगर मैं इन दोनों को एज ए सिस्टम मान लूं, स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों को क्या मान लूं भैया, सिस्टम मान लूं, तो जो फोर्स स्मॉल एम कैपिटल एम पे लगा रहा है, या जो फोर्स कैपिटल एम स्मॉल एम पे लगा रहा है, दैट इज द फोर्स बाय वन पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑन अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। यानी कि ये इंटरनल फोर्स है इस सिस्टम का, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सर। ठीक, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है, और अगर आप ऐसा देखना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं कि चलिए सर इन दोनों के बीच तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बट कैपिटल एमजी तो लग रहा है नीचे, नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर लग रहा है जमीन से इसके ऊपर, तो वो तो एक्सटर्नल फोर्स है। मैं बोलूंगा ठीक है, मान लेते हैं चलो फिलहाल कि वो एक्सटर्नल फोर्स है। तो भैया किस डायरेक्शन में है, तो आप बोलिएगा सर वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स होता है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं। यही बोलता है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, व्हेनेवर देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। या फिर ऐसे बोलता है कि भैया इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज 0 या एब्सेंट, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो चलो, अगर तुमने एमजी और नॉर्मल रिएक्शन को एक्सटर्नल फोर्स भी माना, वैसे उसमें भी कुछ चीजें हैं, बट ठीक है, अभी मान लेते हैं कि चलो तुमने एक्सटर्नल फोर्स भी माना है, ठीक है, कि एमजी और नॉर्मल रिएक्शन, तो वो किधर है, वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। एक्स एक्सिस में कुछ है क्या एक्सटर्नल फोर्स, तो आप बोलिएगा नहीं सर, एक्स एक्सिस में तो कोई भी नहीं है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो कम से कम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए करिए फिर, कंजर्विंग मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियल मोमेंटम था m इंटू वी, ये तो रेस्ट में था, कॉन्टैक्ट से पहले की बात हो रही है, और कॉन्टैक्ट के बाद ये दोनों एक साथ मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट के बाद टोटल मास हो गया m + 4m, और इनकी वेलोसिटी v फाइनल मान लेते हैं, तो v फाइनल क्या हो जाएगा, ये 5m, m से m कटा तो v/5 हो गया। मतलब एक बार जैसे ही कॉन्टैक्ट में आया उसके बाद ये दोनों की वेलोसिटी v/5 हो गया, किधर, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, और ये इसके ऊपर भी चल रहा है,
चलिए अच्छी बात। अब हमको ये जानना है कि कितना ऊपर चढ़ा। मान लेते हैं भैया थोड़ा देर के बाद ये कहीं यहां पे आ गया और ये कहीं यहां तक ऊपर चढ़ा, ठीक। ये हाइट मान लेते हैं h है। दोनों मूव भी कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहां पे नहीं रहेगा, ये दोनों कहीं इधर आ चुका है, ठीक है। और h हाइट ऊपर ये चढ़ चुका है और यही इसकी मैक्सिमम हाइट है। मान लेते हैं कि यही सर इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो यहां पे आकर के ये वेज के रेस्पेक्ट में तो रुक गया, मैक्सिमम हाइट है। अब y में तो और ऊपर नहीं ना जाएगा भैया, ये मैक्सिमम हाइट अगर मैं बोल रहा हूं तो y में तो और ऊपर नहीं जा पा सकता है, ठीक है। x के लॉन्ग तो सर इसी वेलोसिटी v/5 के साथ मूव कर रहा है। x के लॉन्ग तो ये दोनों मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ? v/5 के साथ। अच्छा सवाल था ये दोनों मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ? v/5 के साथ। तो ये दोनों मूव करना, जब से कांटेक्ट स्टार्ट हुआ तब से ये दोनों x के लॉन्ग v/5 से तो मूव कर ही रहा है और ये y के लॉन्ग भी मूव कर रहा था, तो इसलिए ऊपर भी चढ़ रहा था। x के लॉन्ग भी ये बॉल मूव किया, देखो बॉल पहले यहां पे था मान लो, जब कांटेक्ट स्टार्ट हुआ, अब यहां पे आ गया है, ठीक। तो x के लॉन्ग तो इतना मूव किया ना भाई, ठीक है। और y के लॉन्ग भी ये मूव किया, यहां से y कोऑर्डिनेट अब यहां पे कहीं पे आ गया तो y के लॉन्ग भी मूव किया है, ठीक है। खैर वो अलग सी बात है। x के लॉन्ग, y के लॉन्ग अब यहां पे और ऊपर नहीं जा सकता, ये मैक्सिमम हाइट हमने मानी है h। तो y के लॉन्ग तो बेटा यहां पे ये रुक चुका है। हाँ, x के लॉन्ग इसके साथ साथ अभी भी मूव कर रहा है, ठीक। चलिए अब क्या एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? क्या यहाँ पे किसी तरह के फ्रिक्शन की कोई चर्चा है, किसी तरह के फ्रिक्शन की कोई बात हो रही है? नहीं हो रही है, मतलब एनर्जी तो सर हम लोग कंजर्व कर ही सकते हैं। तो चलिए आइए एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं यहाँ पे। इनिशियली क्या एनर्जी थी? हाफ एम वी स्क्वायर, ये रुका हुआ था है ना, ये ऐसे भी जमीन पे था तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 थी, तो हाफ एम वी स्क्वायर। और फाइनली इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिए तो इन दोनों का वेलोसिटी है v/5, तो काइनेटिक एनर्जी होगा इस पूरे सिस्टम में कितना? हाफ इंटू टोटल मास 5m इंटू v/5 का होल स्क्वायर। और ये जो है h हाइट ऊपर जा चुका है तो प्लस mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो प्लस m इंटू जी, डायरेक्टली लिख दें क्या? g की वैल्यू 10 और हाइट h। कूल, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व। तो भैया m हर जगह कैंसिल कर लीजिए पहले तो आप, 5 5 25, 10h आ गया हमारे पास। ये v स्क्वायर बाई 2 माइनस v स्क्वायर बाई 10, 2/5 ऊपर नीचे करो, 2/10 माइनस 1/10 यानी कि 1/10, ठीक है। तो 2/10 माइनस 1/10, ठीक है, तो 1/10, तो v स्क्वायर बाई 10 आ गया ये, ठीक। h आ गया v स्क्वायर बाई 100, ठीक है भाई। चलिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? v स्क्वायर बाई 100, अच्छा जी के टर्म में है, ठीक है भाई। तो काम करो, जी को v स्क्वायर बाई 10g दिख रहा था, बट ऐसा तो यार यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। v स्क्वायर बाई g टू v स्क्वायर बाई 7g, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। मोमेंटम mv ऑफ फाइनल मोमेंटम, टोटल मास हो गया 5m और vf, ठीक है। तो v/5 हो गया फाइनल वेलोसिटी। एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 5m, 4m प्लस m, यानी कि 5m टोटल मास है इसका और वेलोसिटी है v/5, ओके, हाफ m v स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाई 25, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, प्लस ये वाला मास h हाइट अगर ऊपर चढ़ा है तो mgh, ठीक है। m हर जगह कैंसिल हो गया, इधर 10h मैंने ले लिया है, इसको इधर लेकर के जा रहे हैं, 5 5 25, अरे 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 अरे, इसको 2/10 नहीं लिख सकते ना यार, ये 1/2 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 के लिए ताकि बेस सिमिलर हो जाए, तो 5/10 माइनस 5/10 माइनस 1/10, तो 4/10, ठीक है, 4/10 v स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया h की वैल्यू 4v स्क्वायर बाई 100, तो ऐसे लिख लो 4v स्क्वायर बाई 100, 100 को 10g लिख सकते हो, तो 2 से ये 2 में जाएगा और ये 5 में जाएगा, तो 2v स्क्वायर बाई 5g बोला जा सकता है,
ठीक, तो ये हमारी फिर करेक्ट आंसर हो जाएगी 2v² डिवाइडेड बाई 5g। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखा जाए। ये भी अच्छा सवाल था। A particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration is varying with time as a is equal to k square rt square। हमसे पूछ रहा है द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। तो एक पार्टिकल है जो मास m है, जिसका सर्कल में मूव कर रहा है कांस्टेंट रेडियस r के साथ, इस तरह से कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसका टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। तो पार्टिकल सर सर्कल में मूव कर रहा है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। कैसे भैया? k स्क्वायर आर टी स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उस पर जो भी फोर्स लग रहा है उसके द्वारा पावर कितना डिलीवर हो रहा है। तो देखो, अगर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो दो ही तरह का मोशन हो सकता है, या तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड वेरी करता है टाइम के। ठीक, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या एक ही फोर्स होता है, आप बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो सर इन दैट केस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, तो फोर्स भी दो होगी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा टेंजेंशियल फोर्स। चूंकि मुझे पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट पूछ रहा है, तो पहले तो ये जानो कि भैया कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, खैर भैया पहले उसके लिए समझना पड़ेगा कि भैया ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। ठीक है, तो कैसे समझेंगे? एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r होता है, यहां से v स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर। वेलोसिटी, स्पीड बोल लीजिए, k r t आ गया। ओ हो, स्पीड अगर के आर टी आया है यानी कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो कितना होगा भैया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, ये के आर हो जाएगा। तो टेंजेंशियल फोर्स होगा कितना? मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, के आर इंटू एम। तो बेसिकली अगर यहां पे कोई पार्टिकल है उस पे दो फोर्स लग रहा है, एक तो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स पूछ रहा है। ठीक, ये मान लीजिए पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। पावर क्या होता है? एफ डॉट वी। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, पावर होता है भैया एफ डॉट वी। किसी भी मोमेंट पे मान लीजिए पार्टिकल अभी यहां पे है, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है? टेंजेंशियल। ठीक, तो वेलोसिटी वेक्टर इधर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ। भैया सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से तो पावर होगा ही नहीं, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो फोर्स, पावर जो है वो किस फोर्स की वजह से होगा? तो सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स की वजह से पावर होगा। तो भैया टेंजेंशियल फोर्स इनटू स्पीड लिखा जा सकता है, बात हो गई खत्म। पावर अगर मुझे चाहिए तो मैं बोलूंगा क्या भैया? टेंजेंशियल फोर्स इनटू स्पीड। टेंजेंशियल फोर्स तो है के आर एम, और स्पीड हमने निकाल लिया के आर टी, ये आ गया के स्क्वायर आर स्क्वायर एम टी। देख लो इस तरह कुछ दिख रहा है, के स्क्वायर आर स्क्वायर एम टी। यस सर, थर्ड ऑप्शन ये हमारी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ पावर ऑफ टू मोटर्स इज 3 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1 दैट आर कैपेबल ऑफ रेजिंग 300 kg water in 5 minutes and 50 kg water in 2 minutes respectively from a well of 100 मीटर डेप्थ। दो मोटर लगा हुआ है, एक मोटर 300 किलो पानी को 100 मीटर ऊपर पहुंचाता है 5 मिनट, दूसरा मोटर 50 किलो पानी को 100 मीटर ऊपर पहुंचाता है 2 मिनट में। एक्स का वैल्यू, उनका जो पावर का रेशियो है ना वो दे रखा है 3 रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस 1। ये तो आसान सा सवाल है यार। पावर आप वर्क डन पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं। अगर
m मास पानी को h हाइट ऊपर पहुंचा रहा है, तो वर्क डन कितना करेगा? जितना उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है ना, कितना mgh। तो भैया पावर है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो पहले वाले मोटर का पावर हो जाएगा, मास कितना पहुंचा रहा है ऊपर 300 इंटू जी इंटू हाइट डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना? 5 मिनट। दूसरे वाले मोटर का पावर कितना होगा? कितना वर्क डन कर रहा है, कितना mgh, मास कितना ऊपर पहुंचा रहा है, 50 किलो पानी ये ऊपर पहुंचा रहा है, सेम हाइट 100 मीटर पे, तो इसको h लिख लेते हैं, और 2 मिनट में पहुंचा रहा है। इन दोनों का रेशियो मुझे चाहिए सर। रेशियो की बात कीजिएगा तो आप P1 बाई P2 लिखिएगा। जी एच और मिनट तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 300 बाई 5 और नीचे बच जाएगा 50 बाई 2। 50 6 टाइम्स, तो ये आ गया 12 बाई 5, और यही बराबर है किसके भैया? 3 रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस 1 के। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो यहां से रूट एक्स की वैल्यू चाहिए। रूट एक्स, एक्स के बदले क्या डाल दिया जाए कि ये इसको सेटिस्फाई कर ले? चाहो तो एक एक करके ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, है ना। ऊपर 12 चाहिए, 3 इंटू 4 12 होता है, तो x में अगर 16 होगा तो रूट 16 4 हो जाएगा, और अगर नीचे x में अगर 16 होगा तो रूट 16 तुम्हारा 4 और 1 5, ठीक है, ये 5 हो गया, और रूट 16 4 इंटू 3 12 हो गया, तो यानी कि x की वैल्यू यहां से क्या आ गई? 16 आ गई। तो यही मुझे चाहिए था, x की वैल्यू निकालना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। क्या बोला जा रहा है सर? पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ आर इज गिवन बाई a by r to the power 10 minus b by r to the power 5, where r is the interatomic distance, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, हमको दे रखा है किसी दो एटम के बीच में, और हमसे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पूछ रहा है कि आर की किस वैल्यू पे ये दो एटम इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम में होंगे यानी कि फोर्स कितना होगा? 0 होगा। ठीक, तो बेसिकली फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन है। क्या रिलेशन होता है सर फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में? तो फोर्स माइनस डी यू बाई डी आर के बराबर होता है, माइनस डी बाई डी आर ऑफ क्या है इतना यहां पे भाई, a बाई आर टू द पावर 10 माइनस p बाई आर टू द पावर 5। ये तो सिंपल सा सवाल है, बस डिफरेंशिएट करना है आपको। चलो कर लेते हैं। माइनस a आर टू द पावर माइनस 10 का डिफरेंशिएशन, एक्स टू द पावर n का n, एक्स टू द पावर n माइनस 1, माइनस 10 आर टू द पावर माइनस 11। ठीक, माइनस माइनस प्लस 10 आर टू द पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 11 बोल दो, और माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे p बाई आर टू द पावर 5। तो आर टू द पावर माइनस 5 का डिफरेंशिएशन माइनस 5, गलत कर दिए क्या? आर टू द पावर माइनस 5 है ना, तो n माइनस 1, हाँ ठीक तो है। तो माइनस 5 आर टू द पावर माइनस 6, तो ये माइनस हो जाएगा आर टू द पावर माइनस 6 को डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 6। ये हो गया हमारा फोर्स, और चूंकि ये इक्विलिब्रियम है भैया, ये फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक, तो 5 बाई आर टू द पावर 6 अगर मैं कॉमन ले लूं, इधर बचेगा 2a बाई आर टू द पावर 5 माइनस p बाई 1। ठीक, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब या तो ये 0 हो या ये वाला 0 हो। ये 0 होने का मतलब है कि r की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, जो कि ना ऑप्शन में है और ना होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये तो होने से रहा, तो ले दे करके बचा ये वाला। तो मैं बोल सकता हूं इसका मतलब 2a बाई आर टू द पावर 5 माइनस b 0 के बराबर हो, यानी कि ये b के बराबर हो। तो r टू द पावर 5 किसके बराबर हो भैया? 2a बाई b के। r किसके बराबर हो? 2a बाई b टू द पावर 1 बाई 5 के। ठीक, तो ये हमारी सर आंसर हो जाएगी। बेसिकली इस तरह के सवाल 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, तो एक बार मैंने प्रैक्टिस करवा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। क्या बोला जा रहा है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 4 kg इन मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय u इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस कॉस 4x जूल। टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, यहाँ पे साइन थीटा को आप थीटा ले सकते हैं, ये दे रखा है। कितने कितने अच्छे लोग हैं भैया, सारा जहां जहां पे आपको जरूरत पड़ेगा यूज करने का वो आपको बताया जा रहा है कि कहां कहां जरूरत पड़ेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल फॉर स्मॉल ऑसिलेशन दे रखा है पाई बाई के, और के का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक,
तो पोटेंशियल एनर्जी, कोई पार्टिकल है जिसका मास दे रखा है 4 किलो, और पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, 4 टाइम्स 1 माइनस कॉस 4x, ये हमको सर दे रखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है अगर, तो क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूं? और मुझे निकालना क्या है, मेरा एम क्या, मकसद क्या है मेरा भैया? मकसद नहीं भूलना है अपना। तो मकसद है मेरा टाइम पीरियड निकालना। अच्छा, टाइम पीरियड निकालते कैसे हैं? सोचो, टाइम पीरियड जब एसएचएम वगैरह पढ़ते हैं, ठीक, तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? फोर्स मेथड क्या होता है टाइम पीरियड निकालने का? तो हम लोग किसी पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से स्मॉल डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हैं, वहां पे फोर्स निकालते हैं और उसको मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करते हैं। जैसे ही ऐसा करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाला टाइप से आपको दिख जाता है, वहां से आपको ओमेगा मिलता है, और फिर टाइम पीरियड आप 2 पाई बाई ओमेगा बोल देते हैं। यही तरीका होता है, जनरल मेथड है, ठीक। ओके, तो बेसिकली हमें चाहिए फोर्स जिसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करके ओमेगा वगैरह निकाल लें, ठीक है। फोर्स तो नहीं दे रखा है सर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी है 4 टाइम्स 1 माइनस कॉस 4x। अगर मुझे फोर्स चाहिए तो मैं माइनस डी यू बाई डी एक्स बोल सकता हूं बेटा, ठीक। माइनस 4 टाइम 4 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और cos 4x का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 4x, तो माइनस माइनस प्लस साइन 4x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 4x यानी कि 4। फोर्स आ गया माइनस 4 4 16 साइन 4x। और चूंकि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो साइन थीटा को लिख रहा है कि आप थीटा लिख सकते हैं, तो साइन 4x को 4x लिख सकते हैं, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो साइन x को x लिख सकते हैं, साइन 4x को 4x लिख सकते हैं, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 16 इंटू साइन 4x को 4x लिख सकते हैं, 16 4 64x। ये हो गया हमारा नेट फोर्स। और इसी को किससे इक्वेट करना होता है? एसएचएम में टाइम पीरियड वगैरह कैसे निकलता है? तो सर इसी को मास इंटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करना होता है। मास दे रखा है 4, तो 4 इंटू ए, एक्सेलरेशन यहां से आ गया मेरा 4 1 4 4 6 24, तो माइनस 16x। ओह देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आना चाहिए था। एसएचएम का तो यही होता है ना भैया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का फॉर्म आना चाहिए था। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर अपना आ चुका है सर 16, ठीक। यहां से मेरा ओमेगा स्क्वायर कितना आ चुका है बेटा? 16 आ चुका है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई है ना। और टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई बाई ओमेगा होता है, 2 पाई बाई 4, यानी कि ये पाई बाई 2 हो गया। और इसी को बोल रहा है पाई बाई के, तो के का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? 2 हो गया, राइट। यही हमारी आंसर आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखा जाए। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है। गिवन बिलो इज द प्लॉट ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ अ सिस्टम in which a particle is in one dimensional motion while a conservative force acts on it। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है सर। और क्या बोल रहा है? सपोज दैट ई मैकेनिकल इज इक्वल टू 8 जूल, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस सिस्टम इज। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें इस सिस्टम के लिए चुनना है, ठीक। किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ हमको दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ दे रखा है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी 8 जूल है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है भाई? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला करके, जोड़ करके जो उसका सम होगा वो 8 जूल है, ठीक है। बहुत अच्छी बात सर। और चूंकि कॉन्जर्वेटिव फोर्स है, कोई भी नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स नहीं है यहां पे, ठीक है, इसका मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, मतलब टोटल एनर्जी हमेशा 8 जूल रहेगी। अब एक एक करके ऑप्शन को पढ़ो और जो इनकरेक्ट है निकालो। क्या बोल रहा है? एट एक्स इज इक्वल टू x3 काइनेटिक एनर्जी 4 जूल, x इज इक्वल टू x3, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 4 जूल। और काइनेटिक और पोटेंशियल का सम हमेशा क्या होगा? 8 जूल। तो बचा कितना? काइनेटिक एनर्जी 4 जूल। यस सर, ये तो करेक्ट स्टेट। एट एक्स ग्रेटर देन x4, x4 से आ गया। अच्छा, इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को दिखा देता हूं कि कैसा ग्राफ है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसा है, फिर ऐसे है ग्राफ, फिर ऐसे है और ऐसे है। ये है सर हमारा ग्राफ, ठीक।
बोला क्या जा रहा है सर अब, एट एक्स ग्रेटर देन x4, एक्स ग्रेटर देन x4 पे देखो ये पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है कितना, 6 के बराबर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, कांस्टेंट होगा 2 के बराबर, है ना। तो एट एक्स ग्रेटर देन x4 काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रीजन, बिल्कुल सही बात है, 2 जूल होगा कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, ठीक। एट x लेस देन x1 kinetic energy is smallest and the particle is moving at the slowest speed. x less than x1, x1 यहां पे, इससे पहले देखो पोटेंशियल एनर्जी है 8 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बचा, 0 बचा, क्योंकि टोटल एनर्जी ही 8 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 8 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बचा, 0 बचा, काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। But x less than x1 kinetic energy is the smallest and the particle is moving at the slowest speed. भैया जब काइनेटिक एनर्जी 0 है, स्पीड तो 0 हो गई ना, स्पीड है ही नहीं, तो ये जो बोल रहा पार्टिकल इज मूविंग विद द स्लोएस्ट, भैया मूव ही नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट अपना गलत है, तो यही हम मार्क कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो चौथा वाला भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। एट x इज इक्वल टू x2 काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटेस्ट एंड द पार्टिकल इज मूविंग एट द फास्टेस्ट स्पीड, x इज इक्वल टू x2 यहां पे, ठीक यहां पे, तो यहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा 0 है, सारी की सारी एनर्जी किसमें होगी, काइनेटिक एनर्जी में, 8 जूल के बराबर होगा, हाईएस्ट होगा काइनेटिक एनर्जी, तो हाईएस्ट स्पीड भी होगा, ठीक है। तो ये तो अपना सही स्टेटमेंट है। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट, a ball suspended by a thread swings in a vertical plane so that its magnitude of acceleration in the extreme position and the lowest position are equal. The angle theta of the thread deflection in the extreme position will be, ठीक। क्या बोला जा रहा है यहां पे, एक बॉल है किसी थ्रेड से सस्पेंड किए हैं, और इस वर्टिकल प्लेन में ये ऑसिलेट कर रहा है मान लीजिए, ठीक है। So that the magnitude of acceleration in the extreme position and the lowest position are equal. एक्सट्रीम पोजीशन पे और लोएस्ट पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन है बराबर है, ठीक। ये मान लीजिए अपना एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहां पे जो एक्सेलरेशन है और यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो बराबर है, एंगल थीटा ऑफ द थ्रेड डिफ्लेक्शन इन द एक्सट्रीम पोजीशन विल बी, एक्सट्रीम पोजीशन का एंगल क्या होगा, थीटा की वैल्यू बेसिकली हमें बतानी है। ये क्या रहा है, यहां पे और यहां पे एक्सेलरेशन इन दोनों जगह पे क्या होना है, बराबर होना है, तो दोनों जगह पे एक्सेलरेशन निकालते हैं सर, ठीक। अच्छा यहां पे देखो, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे तो ऑब्जेक्ट मोमेंटरली रेस्ट में आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर से नीचे गिरता है, ठीक। तो यहां पे मैं आपसे अगर फोर्स पूछूं तो आप बोलिएगा सर एक तो टेंशन होगा, दूसरा mg होगा, इस mg को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं, एक इधर आ जाएगा ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, इधर आ जाएगा mg cos थीटा, और इधर आ जाएगा mg sin थीटा। अब देखो ये मोमेंटली रेस्ट में आ जाता है, टेंशन mg cos थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक। लेकिन mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है सर यहां पे, तो इसका मतलब इस पे नेट फोर्स mg sin थीटा रहता है। नेट फोर्स कितना रहता है, mg sin थीटा रहता है। नेट एक्सेलरेशन g sin थीटा हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे तो m उड़ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नेट एक्सेलरेशन g sin थीटा होगा। और इसी एक्सेलरेशन की वजह से, इसी एक्सेलरेशन की वजह से तो ये किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल, तो ये वापस से नीचे गिरता है, वापस से नीचे लौटता है, यही mg sin थीटा इसको नीचे लेके आता है। तो यहां पे एक्सेलरेशन कितना है भैया, इस पॉइंट पे जो इसका एक्सेलरेशन है वो है g sin थीटा, ठीक है भाई। और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तो बेटा इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, इनफैक्ट स्पीड हाईएस्ट होती है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो इसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। अगर ये वेलोसिटी है मतलब ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ठीक। तो इस पे फोर्स टेंशन ऊपर होगा, mg नीचे होगा, इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये सर्कुलर मोशन में है तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर शुड बी प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन ऊपर mg नीचे, है ना, अगर दिखाना चाहूं तो दिखा सकता हूं,
टेंशन ऊपर, mg नीचे। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर हो गया T माइनस एम जी, और अगर वेलोसिटी v है तो यही mv स्क्वायर बाई r, या लेंथ बोल लो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसके बराबर होगा। खैर, तो यहां पे एक्सेलरेशन कितना होगा? तो नेट फोर्स को आपने लिखा m इंटू वी स्क्वायर बाई एल, तो एक्सेलरेशन तो यही v स्क्वायर बाई एल है ना। एक्सेलरेशन तो यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है यहाँ पे, ठीक, सेंटर की तरफ सर्कल में मूव कर रहा है। ऐसे भी बोल सकते, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ऐसे भी बोल सकते थे कि सर सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा, चूंकि सर्कुलर मोशन है तो भैया सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन इसका क्या है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर होता है, तो v स्क्वायर बाई एल हो गया। ठीक, चलिए, तो कहने का मतलब कि यहां पे इस पॉइंट पे जो इसकी एक्सेलरेशन है वो है v स्क्वायर बाई एल। अब जरा बात को समझिए, हमसे बोल रहा है कि यहां पे और यहां पे एक्सेलरेशन बराबर है भाई साहब, भैया जी साइन थीटा वी स्क्वायर बाई एल के बराबर होगा, ठीक, और उससे थीटा निकालना है। लेकिन दिक्कत है कि v हमको पता नहीं, हमने तो नॉर्मली अपने से कुछ रख लिया कि v होगा यहाँ पे कुछ, तो पहले तो मुझे ये v निकालना पड़ेगा भाई साहब। कैसे निकलेगा ये v? इस v को निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा एनर्जी कंजर्व, यहां से यहां के बीच में, इसको मान लो इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, इसको फाइनल पॉइंट मान लेते हैं। इस इनिशियल और फाइनल के बीच में एनर्जी कंजर्व कीजिएगा आप, क्या लिखिएगा, काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट या टॉप मोस्ट पॉइंट बोल लो, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनली, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनली, यही लिखिएगा सर आप। ठीक, यहां पे तो ये मोमेंटली रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए चाहिए सर रेफरेंस, तो मान लेते हैं हम भैया यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक, इसका जो ये हाइट है, ये कितना हाइट हो गया, ये बेटा अगर L है तो ये L cos थीटा होगा, और ये पूरा L है तो ये L माइनस L cos थीटा होगा, यहां से यहां तक का हाइट L माइनस L cos थीटा होगा भाई साहब। ठीक, बहुत बढ़िया सर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पॉइंट पे 0 है, ये हमने रेफरेंस लिया 0 ग्रेविटेशन का। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, तो इनिशियली यहां पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh, हाइट है L माइनस L cos थीटा, तो L इंटू 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं कॉमन लेके, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, m से m कटा, और v स्क्वायर बाई एल का वैल्यू चाहिए, राइट, v स्क्वायर बाई एल का वैल्यू चाहिए, तो v स्क्वायर बाई एल को मैं यहां से बोल सकता हूं 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब सब कुछ थीटा के टर्म में आ चुका है, यहां पे एक्सेलरेशन है g साइन थीटा, और यहां पे एक्सेलरेशन है 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, g साइन थीटा ये बराबर कर देते हैं 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के, और फिर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो g से g काट लीजिए, साइन थीटा आ गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, यहां से मुझे चाहिए थीटा, और इधर है 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो कॉस 2x को लिखा जा सकता है कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर इसी को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिखा जा सकता है। देखो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूं सॉल्व करने के पर्पस से, तो 2 टाइम्स थीटा बाई 2 लिख लेते हैं, और इसको भी 2 टाइम्स थीटा बाई 2 लिख लेते हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के हिसाब से, पर्पस से। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स है यहाँ पे थीटा बाई 2, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। एक साइन थीटा बाई 2 से ये स्क्वायर काट लो, एक 2 से 2 काट लो। ठीक, क्या बच गया इधर, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2, तो टैन थीटा बाई 2 ये 1 बाई 2 के बराबर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा 1 बाई 2 के बराबर आ जाएगा, तो थीटा बाई 2 आ जाएगा
tan इनवर्स 1/2 के बराबर, और थीटा फिर आ जाएगा 2 टाइम tan इनवर्स 1/2 के बराबर। ठीक, तो ये हमारी सर आंसर आ जाएगी 2 tan इनवर्स 1/2। ऐसा कुछ दिख रहा है? दिख जाना चाहिए भैया। तो दिस वन इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखा जाए। ये सवाल देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड आपका ये सवाल है। क्या बोला जा रहा है इसमें? मैं बोल रहा है कि स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3 मीटर एज शोन। एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस दे रखा है 3 मीटर, उसके टॉप से ब्लॉक स्लाइड करता है नीचे। ठीक है, द हाइट एट एच एट विच द ब्लॉक विल लूज कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। किस हाइट पे जाकर के ये ब्लॉक सरफेस से कॉन्टैक्ट लूज करेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो भैया मैं अपने हिसाब से पहले ड्रॉ करता हूं ताकि सारी चीजें आप अच्छे से देख पाएं, समझ पाएं। सिमेट्रिकल है नहीं है भाई? चलो ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा तो हो गया है बट कोई बात नहीं। अब थोड़ा सिमेट्रिकल ज़्यादा लग रहा है बट ठीक है, चलो इतना तो तुम लोग मैनेज कर ही लोगे यार, है ना। बोल क्या रहा है कि भैया एक ब्लॉक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ स्लाइड करना, मान लो ये ब्लॉक है, ये यहाँ से मान लो स्लाइड करना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, और कहीं पे जाकर के मान लो यहाँ पे जाकर के अब ये इससे कॉन्टैक्ट लूज कर दिया, यहाँ पे इधर इस तरह से गिर गया। ठीक, तो कहाँ पे जाकर के कॉन्टैक्ट लूज करेगा? द हाइट एट एच एट विच द ब्लॉक विल लूज कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द स्फीयर, कितना मीटर ऊपर होगा? ठीक है, रेडियस दे रखा है इसका 3 मीटर। ठीक है भैया, ये रेडियस यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है 3 मीटर। किस हाइट पे कॉन्टैक्ट लूज करेगा ये मुझे बताना है। ठीक, मुझे ये h की वैल्यू चाहिए। अब देखो, जहां पे मान लेते हैं कि यहां पे कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है, तो जहां पे भी कॉन्टैक्ट लूज करेगा वहां पे पहले तो आप बताइए कि भैया यहां पे फोर्स वगैरह क्या क्या लग रहा है। ठीक है, फोर्स वगैरह क्या क्या लग रहा है? तो आप बोलिएगा कि सर एक तो लग रहा है हमारे पास mg, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस पे, इसके परपेंडिकुलर। ठीक, और कुछ फ्रिक्शन वगैरह है नहीं है? ठीक है, ओके, तो बस यही दोनों फोर्स लग रही है बेसिकली, mg लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ठीक, ओके ओके, ठीक है, तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, है ना, एक कंपोनेंट को मैं यहां पे ऐसे रिजॉल्व कर सकता हूं mg का, और एक ऐसे रिजॉल्व कर सकता हूं। मान लो यहां पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अ, 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 ये टेंजेंट जो ड्रॉ किया, ये एंगल मान लीजिए थीटा है। ठीक, तो जब हमने इसको रिजॉल्व किया तो इधर आएगा mg cos थीटा, और इधर आ जाएगा mg sin थीटा। अब देखो जरा, यहां से यहां तक तो ये सर्कुलर मोशन में मूव किया है, सेमी सर्कल पे मूव किया है, राइट। सर यहां से यहां तक तो ये सर्कुलर मोशन में सेमी सर्कल में मूव किया है, तो सर्कुलर मोशन में मूव किया है तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है कितना? mg cos थीटा सेंटर की तरफ है और नॉर्मल रिएक्शन बाहर है, तो mg cos थीटा माइनस n नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है यहां पे सर। mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। यहां पे जो भी वेलोसिटी हो, मान लेते हैं यहां पे कुछ वेलोसिटी है v, ठीक है, यहां पर की वेलोसिटी है v। ठीक, अब देखो जस्ट इस पॉइंट के बाद, या फिर यूं बोल लीजिए कि जस्ट इस पॉइंट पे सर इसने कांटेक्ट लूज कर दिया है, जस्ट इस पॉइंट पे इसने कांटेक्ट लूज कर दिया है, तो भैया नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो हो जाएगा, कांटेक्ट ही लूज हो गया तो, राइट। तो ये वाला टर्म यहां पे जीरो हो गया, तो यहां पे वेलोसिटी बेसिकली हमें आ गई, m से m कट जाएगा, अंडर रूट आर जी कॉस थीटा। ठीक, बहुत बढ़िया, ओके। अब देखो थीटा, ये वैसे ये एंगल थीटा दे भी रखा है ना,
आप हॉरिजेंटल वगैरह नहीं भी लेते, जो हमने बोला कि भैया एक टेंजेंट ले लो, मान लो ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये थीटा होता तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, फिर से ये थीटा होता। वैसा भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ पे दे भी रखा था कि थीटा आपको लेना है, ठीक है। तो ये एंगल अपना थीटा है, तो ये एंगल अपना थीटा है भाई साहब, ठीक है, ये एंगल अपना थीटा है। खैर, स्पीड थीटा के टर्म में हमें आ गई है अंडर रूट आर जी कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं थीटा ही निकाल लेता हूं तो भी मेरा एच निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो अपना रेडियस है। अगर मैं किसी तरह थीटा निकाल लेता हूं तो कॉस थीटा, इस वाले ट्रायंगल में देखो बेटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस एच डिवाइडेड बाई 3, कॉस थीटा एच बाई 3 होना है, राइट। समझो, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल्ड हेयर, इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, रेडियस, तो कॉस थीटा एच बाई रेडियस जो कि 3 दे रखा है इसके बराबर। तो अगर मैं ये थीटा निकाल लेता हूं तो मेरा एच निकल जाएगा। मुझे अब थीटा निकालना है, ठीक है। थीटा और स्पीड में एक रिलेशन आ चुका है, अगर एक और रिलेशन थीटा और स्पीड में किसी तरह निकल जाए तो दोनों को सॉल्व करके थीटा निकाला जा सकता है, ठीक। मकसद है एक और रिलेशन थीटा और स्पीड में निकालना। कैसे निकल सकता है भाई, यहां से यहां तक कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, ठीक। इसको इनिशियल पॉइंट मान लीजिए, इसको फाइनल पॉइंट मान लीजिए। इनिशियल और फाइनल के बीच एनर्जी कंजर्व करते हैं भाई, तो काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी फाइनल पॉइंट प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट, ठीक। इनिशियल पॉइंट पे रेस्ट में था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको रेफरेंस चाहिए सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस चाहिए। मान लेते हैं कि भैया यहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान ले, यानी कि फाइनल वाले रेफरेंस लाइन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। इनिशियली क्या हो जाएगा, ये हाइट कितना है, ये अगर 3 है, 3 है पूरा रेडियस, ये h है, तो ये 3 माइनस एच है, ठीक, mg इंटू 3 माइनस एच, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बेटा, ठीक है। वी स्क्वायर मैं यहां से लिख सकता हूं, m से m काट लो, g इंटू 3 माइनस एच, वी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं आर जी कॉस थीटा, ठीक, आर जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो g से g भी काट लो भाई साहब, 3 माइनस एच आ गया हमारा, आर रेडियस है 3, तो लिख लो 3/2 इंटू कॉस थीटा। ओके 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 ओके, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपको 2/3 इंटू 3 माइनस एच, और यहां से कॉस थीटा आया है h/3, ठीक। इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल लेते हैं, या फिर डायरेक्टली एक काम करो ना, 1 2 क्यों बोलना है, डायरेक्टली पुट कर दो ना वैल्यू। यहां पे कॉस थीटा है h/3, तो कॉस थीटा को लिख लेते हैं h/3, बात ही खत्म हो जाएगी। दैट इज 2/3 इंटू 3 माइनस एच, 3 से 3 कट गया, h की वैल्यू आ गई k माइनस 2h, 2h उधर चला गया h के साथ, तो 3h आ गया 6, तो यानी कि h की वैल्यू आ गई 2, ये हमारा आंसर है, ठीक। अच्छा सवाल था ये। तो एक तो आपको सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व था, फ्री बॉडी डायग्राम का इन्वॉल्वमेंट था, और साथ ही साथ उसके बाद आपको एनर्जी कंजर्वेशन भी करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखा जाए। बोला कंसिडर एन एलिप्टिकल शेप्ड रेल PQ इन द वर्टिकल प्लेन with OP is equal to 3 meter and OQ is equal to 4 meter. A block of mass 1 kg is pulled along the rail from P to Q with a force of 18 न्यूटन। यहाँ पे कोई रेल है, कोई पटरी वगैरह है, इस पे किसी ब्लॉक को हम मूव करवा रहे हैं 18 न्यूटन के फोर्स के साथ, विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द लाइन PQ। ये फोर्स देखिए, ये फोर्स जो है हमेशा इस लाइन के पैरेलल है, ठीक, इस लाइन के पैरेलल डायरेक्शन में हर पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलिए, assuming no frictional losses, the kinetic energy of the block when it reaches Q is, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो जब ये ब्लॉक पॉइंट Q पे पहुंचता है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक की क्या होगी, ठीक है। n इंटू 10 जूल बोल रहा है, और n की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक।
आइए देखिए, समझिए इसको भैया। ये जो फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स हमेशा इसके पैरेलल है, ठीक है। तो क्या इस फोर्स की वजह से वर्क डन निकाला जा सकता है? हाँ सर, फोर्स तो कांस्टेंट है 18, ठीक। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होगा। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वर्क डन हम लोग बड़े आराम से सर निकाल सकते, ठीक। अब देखो इस प्रॉब्लम को या तो तुम, जैसा मैं पहले भी बोला कि भैया आप वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से भी बना सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, और एनर्जी कंजर्वेशन से भी बना सकते हैं। तो आपकी मर्जी है आप जिस तरह से इसको बनाना चाहें, ठीक है। तो इसके अलावा और कौन सी फोर्स लग रही होगी? और एक तो mg लग रहा होगा, ठीक है, चूंकि ठीक है, एक तो mg लग रहा होगा और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ठीक। भैया नॉर्मल रिएक्शन तो बेसिकली 3 फोर्स है यहां पे। एक तो ये फोर्स दिख रहा है, प्लस mg है, और प्लस नॉर्मल रिएक्शन होगा, जाहिर सी बात है कांटेक्ट में। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन कभी इधर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के हमेशा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो बेटा 0 होना है, ठीक भैया। सम ऑफ ऑल द वर्क डन या वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ये हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम अगर मैं लगाना चाहूं तो। और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन तो सर हमारा 0 है, ठीक। इसी को एनर्जी कंजर्वेशन से भी बना सकते थे, बोल सकते थे टोटल इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यही टोटल फाइनल एनर्जी के बराबर होगा। एनर्जी कंजर्वेशन से इस तरह से लिख सकते थे इसको। खैर चलो, तो वर्क डन बाय एफ क्या होगा? फोर्स तो 18 है और डिस्प्लेसमेंट 5 है। फोर्स हमेशा इस लाइन के अलोंग है, तो इस लाइन का डिस्प्लेसमेंट है 5 mg। वर्क डन बाय mg, mg हमेशा नीचे लगेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे मतलब वाई एक्सिस के अलोंग, तो वाई के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट है 4 ऊपर, ठीक। तो माइनस mg इंटू 4, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि हमें जानना है, ठीक, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली क्या था? रेस्ट में था क्या? elliptical shaped rail PQ in the vertical plane with OP 3 meter, OQ 4, block of mass 1 pull from P to Q with a force of 18, which is always parallel to the line PQ, assuming no friction loss। ठीक है, तो कुछ ऐसा दे नहीं रखा इनिशियल, तो इसका मतलब इनिशियली यहां से इसको स्टार्ट किए पुल करना, तो इनिशियल हमारा फिर 0 मानेंगे, ठीक। आओ 18 5 90 mg, मास कितना है भैया इसका? 1 kg है, तो 40। ये हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 90 में से 40 गया, 50 हो गया, ठीक। इसी को कितना बोल रहा है? n इंटू 10 जूल बोल रहा है। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? यहाँ पे 5 आ जाएगी, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए भैया। ओके ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस थे, और जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट हुआ होगा इससे, ठीक है। तो ठीक है, ये क्लास यहीं पे अलविदा लेते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में, जो कि लाइव होगा, और अगले चैप्टर सेंटर ऑफ मास और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।